सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम बात करेंगे एपोन्यूरोटिक टोसिस की। तो एपोन्यूरोटिक टोसिस क्या है? देखिए, जो आपका एलपीएस मसल यानी कि लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल, जो कि आपकी अपर आईलिड को नॉर्मल पोजीशन पे या नॉर्मल एलिवेशन पे रखता है, तो जो मसल पिछले 40 साल 50 साल से काम कर रहा था, अब बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज यानी कि एज रिलेटेड या ओल्ड एज में या सेनाइल एज में आकर क्या होता है कि वो मसल अपनी नॉर्मल जो इंसर्शन साइट है ऑनटू द टार्सल प्लेट या टार्सस, तो वहां से वो मसल डिसइंसर्ट हो जाता है। डिसइंसर्ट हो जाता है। तो कोई भी बीमारी अब क्यों है, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, पर हाँ, जो चीज़ जैसे हो रही है हम उसी को समझेंगे, उसी को पढ़ेंगे। 50 साल 60 साल की एज में आकर अगर आपका एलपीएस मसल जो है वो एज रिलेटेड डिसइंसर्शन हो जाती है, अगर उसमें या मसल जो है उसको हम इनवोल्यूशनल चेंजेस भी बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज अगर एलपीएस अपनी नॉर्मल टार्सल इंसर्शन से डिसइंसर्ट हो जाता है, तो दिस रिजल्ट्स इन अ फंक्शनली वीक एलपीएस। दिस रिजल्ट्स इन अ फंक्शनली वीक एलपीएस एंड हेंस दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन टोसिस। सो एलपीएस अगर डिसइंसर्ट हो गया तो ऑब्वियसली इट विल बिकम फंक्शनली वीक एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड विच इज नोन एज टोसिस। सो टोसिस हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या आगे देखना है कि अगर आप एलपीएस का एक्शन या फंक्शन चेक करोगे तो कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एलपीएस का एक्शन हमने चेक करना है। तो उसके लिए हम पेशेंट की आईब्रो के ऊपर पहले थंब से जो फ्रंटालिस मसल है उसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे, फिर पेशेंट को बोलेंगे पूरा नीचे देखने को और उसके बाद पूरा ऊपर देखने को। तो ऐसे हम एलपीएस का एक्शन मेजर करेंगे। तो इस कंडीशन में यानी कि एपोन्यूरोटिक टोसिस में एलपीएस का एक्शन तो नॉर्मल आएगा, पर क्योंकि मसल अपनी नॉर्मल इंसर्शन जगह से डिसइंसर्ट हो गया है, सो फंक्शनली वो नॉर्मल नहीं रहा। तो एक्शन वाइज एलपीएस जो है नॉर्मल है, बट फंक्शनली वो नॉर्मल नहीं है। और दूसरा फीचर इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें जो स्किन क्रीज है, जो नॉर्मल स्किन क्रीज है वो एब्सेंट नहीं है, बल्कि उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी स्किन क्रीज जो है इट राइजेज अपवर्ड्स। स्किन क्रीज जो है वो ऊपर को शिफ्ट हो जाती है, या यू कैन से कि द क्रीज राइजेज अपवर्ड्स। और तीसरा फीचर है कि ये जो कंडीशन है ये मोस्टली बाइलैटरल है। दोनों ही आंखों में ऑब्वियसली एज रिलेटेड चेंजेस होंगी। हाँ, एसिमेट्रिकल जरूर है कि किसी एक आंख में ज्यादा होगा। सो देयरफॉर टू समराइज, अगर हम 2-3 पॉइंट्स इसके समराइज करें तो एपोन्यूरोटिक टोसिस अगर हम इसको कंपेयर करें आपकी कॉन्जेनाइटल टोसिस से, तो जो एपोन्यूरोटिक टोसिस है ये एज रिलेटेड टोसिस है, सेनाइल एज में। सो देयरफॉर दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्वायर्ड टोसिस, क्योंकि ये बाद में एक्वायर हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग एज या सिंपली ओल्ड एज या सेनिलिटी। सो एपोन्यूरोटिक जो टोसिस है दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड टोसिस, जो कि आप ओल्ड एज में देखते हो। दिस इज बाइलैटरल ऑल्दो एसिमेट्रिकल, किसी एक आंख में ज्यादा होगी। इसमें एलपीएस का जो एक्शन है वो नॉर्मल है। अगर आप चेक करोगे तो एलपीएस का एक्शन इज नॉर्मल, पर फंक्शनली मसल जो है वो वीक हो चुका है, इसी की वजह से टोसिस हो रही है। इसमें जो लिड क्रीज का लेवल जब आप देखोगे तो लिड क्रीज जो है इट राइजेज अपवर्ड्स, यानी लिड क्रीज का जो लेवल है वो हाई होगा। सो यू विल गेट अ हाई लिड या स्किन क्रीज इन एपोन्यूरोटिक टोसिस। क्लिनिकल फोटोग्राफ्स हम अभी 2 मिनट में स्टडी करेंगे अबाउट एपोन्यूरोटिक टोसिस।
और इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकली ही होगी। तो सर्जिकली हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको हम ऐसे बोलते हैं लिवेटर एडवांसमेंट। ये कैसे करते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी हम एक और कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें भी टॉसिस होती है, और वो कंडीशन है मायस्थीनिया ग्रेविस। सो मायस्थीनिया ग्रेविस एक सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉसिस, जिसमें टॉसिस इज अ कंपोनेंट। तो आइए देखें मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है। तो देखो वही बात है कि कौन सी बीमारी किस पेशेंट को होती है ये कोई नहीं जानता ऑब्वियसली। तो ये किसी भी एज में हो सकती है। इट कैन बी सीन इन बॉयज, इट कैन बी सीन इन गर्ल्स, इट कैन बी सीन इन यंग एज, मिडिल एज या ओल्ड एज, किसी भी एज में हो सकती है। अब इसमें क्या हुआ कि अगर आप अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को रिवाइज करो, तो पहली बात मायस्थीनिया ग्रेविस जो है ये स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करती। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अगर आप स्केलेटल मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फिर से स्टडी करो तो आप देखोगे कि एसिटाइलकोलिन इज द रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये एसिटाइलकोलिन अपने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा, तभी इसका इफेक्ट आएगा इन द नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। पर मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं या एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करेंगी। So therefore it is characterized by antibodies against acetylcholine receptors। और जब ये रिसेप्टर्स ही डैमेज हो गए तो एसिटाइलकोलिन का एक्शन नहीं आएगा, यानी कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या इन सिंपल वर्ड्स मसल जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये डिसऑर्डर जो है ऐसे होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम आई की बात करें, मायस्थीनिया ग्रेविस में अगर हम आई की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि अराउंड 80-85% पेशेंट्स में, अराउंड 85% पेशेंट में मायस्थीनिया ग्रेविस में आई के मसल्स सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं, और धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द बॉडी में जैसे फेशियल मसल्स, नेक मसल्स, आपके चेस्ट के मसल्स, और फिर आपके लिम्ब मसल्स जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, तो ये सारे मसल्स भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम आई की बात करें तो मायस्थीनिया ग्रेविस में आई में जो आईलिड के मसल्स हैं, तो आईलिड में कौन कौन से मसल्स हैं, मेन एक तो है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, एक है आपका ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई। तो एलपीएस जो है ये आपकी आईलिड को नॉर्मल एलिवेटेड पोजीशन में रखता है। तो एलपीएस वीक होने से क्या होगा, टॉसिस। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो है ये नॉर्मल ब्लिंक के लिए जरूरी है, और ये आपकी आईलिड्स को क्लोज करने में हेल्प करता है। सो देयर विल बी इनएबिलिटी टू कंप्लीटली क्लोज द आईलिड्स। तो ऑर्बिकुलरिस की वीकनेस से पेशेंट जो है अपनी आंख को प्रॉपरली अच्छे से बंद नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट से धीरे धीरे आई की जो मूवमेंट्स हैं सभी डायरेक्शंस में वो कम होती जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, राइट। प्यूपिल जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो प्यूपिलरी रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रहेगी मायस्थीनिया ग्रेविस में, डायरेक्टली प्यूपिल जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो देयरफॉर अगर हम आई की बात करें, सो टू समराइज मायस्थीनिया ग्रेविस इन आई, so to summarize myasthenia gravis in eye is characterized by ptosis,
और अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि क्योंकि जो मसल्स है वो वीक हो गए, तो जैसे जैसे पेशेंट काम करता जाएगा तो ये मसल्स जो हैं वो फटीग होते जाएंगे। सो फटीग होने की वजह से क्या होगा कि सुबह उठ के तो टॉसिस इतनी नहीं है, बट एज द डे प्रोग्रेसेस ये टॉसिस बढ़ती जाएगी। सो टॉसिस विल बी मोर इन द इवनिंग एज कंपेयर टू मॉर्निंग, क्योंकि सिंपल सी बात है मसल जो है वो फटीग हो गए। पेशेंट को ज़्यादा देर आप ऊपर को देखने को बोलोगे अप गेज में, तो भी वो अपनी अप गेज को ज़्यादा देर मेंटेन नहीं रख पाएगा, तो अगेन टॉसिस विल बी वर्सन इन अप गेज। सो देयरफॉर टॉसिस विच इज वर्सन इन अप गेज बिकॉज मसल जो है वो वीक हो चुके हैं, और टॉसिस विच इज वर्सन इन द इवनिंग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मायस्थीनिया ग्रेविस का। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आईज को फोर्सफुली क्लोज नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी टू फोर्सफुली क्लोज द आईलिड्स, अगेन बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इज गोइंग टू रिजल्ट इन डिप्लोपिया। पेशेंट को दो दिखेंगे, डिप्लोपिया दिखेगा, स्पेशली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड नियर वर्क। तो बहुत ज़्यादा देर काम करने के बाद पेशेंट को डिप्लोपिया होगा, जो कि कुछ देर आराम करने से ठीक हो जाएगा। सो ये देयरफॉर ये टिपिकल फीचर से पेशेंट आपके पास आ सकता है। टॉसिस विच इज वर्सन इन द इवनिंग, विच इज वर्सन इन अप गेज, राइट, और फोर्सफुल क्लोजर में प्रॉब्लम है, डिप्लोपिया की कंप्लेंट है। सो देयरफॉर जब भी कोई आपके पास एल्डरली पेशेंट आता है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने उस पेशेंट का सिस्टेमिक वर्कअप करना है, सिस्टेमिक वर्कअप करना है टू रूल आउट मायस्थीनिया ग्रेविस। अब सिस्टेमिकली हम इसमें क्या करेंगे, जल्दी से देखते हैं। सो एक तो हम उसके ब्लड में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज चेक करेंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज। तो अगर हमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज डायग्नोज या डिटेक्ट हो जाती हैं, तो इट मीन्स पेशेंट को मायस्थीनिया ग्रेविस है। दूसरा है कि जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम है, दैट इज एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम, तो अगर हम इसका इनहिबिटर यूज करते हैं और उसको आईवी इंजेक्ट करके देखें, तो ऑब्वियसली उस समय तक एसिटाइल कोलिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और जिससे पेशेंट की टॉसिस इंप्रूव हो जाएगी। तो इसको क्लिनिकली हम बोलते हैं एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट। तो एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन को आप आईवी इंजेक्ट करो, अगर उसके कुछ देर बाद टॉसिस इंप्रूव हो रही है, अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस। और एक हम इसमें आइस टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या है कि पेशेंट की आंख के ऊपर थोड़ी देर आइस क्यूब लगा के रखो, क्योंकि जो आइस है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो ट्रांसमिशन है उसको इम्प्रूव कर देती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड या आइस जो है इट इम्प्रूव्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन, अगेन टॉसिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग आइस फॉर सम टाइम। ये भी डायग्नोस्टिक या सजेस्टिव है मायस्थीनिया ग्रेविस का। तो देयरफॉर अगर मायस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोज होता है तो उसके कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मेडिसिन में हम जो है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, जैसे पिरिडोस्टिकमीन ड्रग है, या फिर क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, या हम जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं वो यूज़ करेंगे। सर्जिकली हम थाइमेक्टमी करते हैं, थाइमेक्टमी, बिकॉज थाइमस जो है दिस प्रोबेबली इज द सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। So therefore this is how we study tosis in the setting of myasthenia gravis in the context of myasthenia gravis. तो आइए अब हम थोड़ा सा इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक था हमारा एपोन्यूरोटिक टॉसिस, जो कि उम्र की वजह से एज रिलेटेड सेनाइल टॉसिस है, जिसमें आपका जो एलपीएस मसल है वो अपनी नॉर्मल इंसर्शन साइड से डिसइंसर्ट हो गया। सो जिसकी वजह से जो स्किन क्रीज है आप देखो ऊपर को शिफ्ट हो गई था, स्किन क्रीज हैज़ शिफ्टेड अपवर्ड्स। और बाइलैटरल टॉसिस है, दोनों ही आँखों की पलकें जो है ऊपर वाली नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। ध्यान से देखिए तो राइट थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। तो ये है एपोन्यूरोटिक टॉसिस।
नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। तो ऊपर वाली पिक्चर में आप देखो कि लेफ़्ट आई जो है उसमें टॉसिस है और हमने आइस लगाई और आइस लगाने के बाद टॉसिस थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई। तो दिस इज़ सजेस्टिव ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस, पर कंफर्म हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ और बाकी टेस्ट से करेंगे। राइट, सो इम्पॉर्टेंट फीचर हमने डिस्कस कर ही लिए कि टॉसिस जो कि प्रोलॉन्ग्ड वर्क के बाद या शाम को आकर इवनिंग में वर्सन हो जाती है, दैट इज़ सजेस्टिव ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस टॉसिस। So thank you for your patience listening. Any doubt? Most welcome.